अस्सलाम वालेकुम। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे थे। आज जो प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है आयोनाइजेशन एनर्जी। इस टॉपिक को एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से देखा जाए तो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर इस टॉपिक को बेशक लॉन्ग क्वेश्चन हो या बेशक शॉर्ट क्वेश्चन हो, दोनों लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक के रिलेटेड एक्सरसाइज के अंदर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी मौजूद है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है जी आयोनाइजेशन एनर्जी। इस टॉपिक के अंदर जो बेसिकली चीजें हमने पढ़नी है, आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इसके एग्जांपल, आयोनाइजेशन एनर्जी किन चीजों पे डिपेंड करती है, और आयोनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स और उनकी एक्सप्लेनेशन विद पीरियोडिक ट्रेंड्स के पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है कम होती है, और ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है या कम होती है। ये सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी की, इसको पहले समझ लेते हैं, बाद में इसको राइट भी कर लेंगे यहाँ पे। तो पहले नंबर हम जिस चीज को डिस्कस करने वाले हैं वो है डेफिनेशन। देखो, हमारे पास ये एक एटम है, ये हमारे पास एक एटम है। सपोज कर लो कि इसके आखिरी शेल में, ये सोडियम का एटम है, इसके आखिरी शेल में ना एक इलेक्ट्रॉन है। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ठीक है, ताकि 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाए। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालने के लिए, आखिरी शेल में से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। सही है, हमने इसको एनर्जी दी, एनर्जी देने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया। ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहां से निकल गया। और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पीछे वाली चीज के ऊपर चार्ज आ जाएगा, और चार्ज आएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये बन गया आयन। क्या बन गया, आयन, पॉजिटिव आयन या कैटायन भी कह सकते हो। मतलब क्या कि हमारे पास कोई एक एटम है, उसके आखिरी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है हमने, और उसके लिए हमने उसको एनर्जी दी। उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हम देते हैं, उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। देखो, आयोनाइजेशन वर्ड आयन बनाना, एनर्जी मतलब हरारत, हीट। हमने कुछ एनर्जी दी और वो एटम आयन में बदल गया, वो एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। वो एनर्जी को क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। सही, और यही हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की मिकदार है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी की वो मिकदार जिसकी जरूरत पड़ती है टू रिमूव, रिमूव का मतलब क्या था, निकालने के लिए, रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड, लूजली मतलब जिसको न्यूक्लियस बहुत कम ताकत के साथ खींच रहा होता है, मोस्ट लूजली बॉन्डेड, जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यही बात जो आखिरी शेल में होता है, मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहां से, फ्रॉम वैलेंस शेल। वैलेंस शेल क्या लो, या इसकी जगह पे एक और वर्ड आता है, वो क्या है, आउटर मोस्ट शेल। आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, फ्रॉम कहां से, फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम, वैलेंस शेल, सॉरी वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, इसको हम नाम दे रहे होते हैं, क्या नाम दे रहे थे, कार्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला, ये अकेला एटम है, अकेले एटम के आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो भी एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे, उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट की बात की जाए, एक बात याद रखिएगा, एनर्जी का यूनिट केमिस्ट्री में जहां पे भी आ जाए, जो यूजुअली हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो होता है किलो जूल पर मोल। द यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज किलो जूल पर मोल।
आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट जो होता है वो हमारे पास किलो जूल पर मोल है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, हमारे पास जो सोडियम होता है ना, ये सोडियम का एटम था। अगर मैं सोडियम के एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालूं, कहां से, आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूं, तो यहां पे जो एनर्जी हमें चाहिए, जो एनर्जी लगेगी वो होगी 496। ये हमारे पास सोडियम का एटम है Na, इसके आखिरी शेल में से मैंने इलेक्ट्रॉन को निकाला और ये बन गया Na+1 और एक इलेक्ट्रॉन। और यहां पे जो डेल्टा एच की वैल्यू रहेगी एनर्जी की, वो है 496 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये आ गई हमारे पास एग्जांपल। एग्जांपल के बाद हमारे पास एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी हेडिंग दे दें, एक्सप्लेनेशन। अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो एक्सप्लेनेशन में पहली जो चीज आपने याद रखनी है वो है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि अगर कोई ऐसा एटम है जिसके आखिरी शेल में है ही एक इलेक्ट्रॉन, उसे एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देंगे वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, तो हमारे पास द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, आखिरी शेल में से, इसको हम नाम दे रहे थे, इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। हमारे पास अगर देखा जाए तो सोडियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है +1 इलेक्ट्रॉन, डेल्टा एच की वैल्यू 496 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, मतलब हमारे पास एक एटम, इधर देखना, अगर मेरे पास एक एटम है ये वाला, इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो भी एनर्जी दूंगा ना, उस एनर्जी कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट का मतलब है पहला। अगर सपोज करो कि इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, सपोज करो 5 इलेक्ट्रॉन है, इधर देखना सामने, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो भी एनर्जी दूंगा तो कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर मैं सपोज करो पहले ये निकाल दिया, इसको निकालने के लिए जो एनर्जी दूंगा इसको क्या कहूंगा, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको निकालने के लिए जो एनर्जी दूंगा इसको कहेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको निकालने के लिए जो भी एनर्जी दूंगा इसको कहेंगे फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसको निकालने के लिए जो भी एनर्जी दूंगा इसको कहेंगे फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी। चलो जी, बात हो गई। अब ना इन सारी एनर्जी को, ये जो मैंने कहा पहला इलेक्ट्रॉन निकालो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, जितने भी इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल के अंदर, सारे के सारे बारी बारी निकाल दो। इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आखिरी शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वन बाय वन निकाल दो, उस तरह की एनर्जी को क्या कहते हैं, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज। ठीक है, तो यही बात यहां पर लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज क्या होंगी, द एनर्जीज which is required to remove out all the electrons from the valence shell one by one। एक एक करके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दो आखिरी शेल में से, उस एनर्जीज को, उन सारी एनर्जीज को सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। if an atom has more than one electron in the valence shell, अगर किसी एटम के आखिरी शेल में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है,
and we remove all the electrons, हम सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें वन बाय वन, वन बाय वन. Then these energies, yeah, these ionization energies, these ionization energies are known as energies, are known as successive ionization energy. Successive ionization energies. इसको सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज का नाम दे देते हैं. ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में फर्क. कि अगर एक इलेक्ट्रॉन उसको निकाला से पहले इलेक्ट्रॉन को, तो उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे. अगर आखिरी शेल में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और सब इलेक्ट्रॉन को बारी बारी निकालते हैं, तो उसको कहेंगे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज. ठीक हो गया. अब इसकी एग्जांपल दे रहा है आपके बुक वाला. सही एग्जांपल अगर देखी जाए तो हमारे पास सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की बड़ी सिंपल सी है. पहली बात, हमारे पास मैग्नीशियम जो है ना, मैग्नीशियम, इसके आखिरी शेल में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, तो यहां पे जो एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी वो है 738 किलो जॉल पर मोल. ये वैल्यू थोड़ी सी देख लीजिएगा सही, क्योंकि ये थोड़ी बहुत वैल्यूज में याद रखिएगा, चेंजिंग आती रहती है. जो मोस्ट एक्सेप्टेड है वो यही है, थोड़ी सी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है. ठीक है, बुक के ऊपर चेक कर लीजिए एक दफा. तो इसकी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी ये है, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला. इसके बाद अगर मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालूं, Mg+1 ऑलरेडी बन गया है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो और उसके ऊपर चार्ज रहेगा +2, और यहां पे जो एनर्जी है वो है 1450 किलो जूल पर मोल. अब ये भी सवाल आता है एक्सरसाइज के अंदर है भी, कि हमारे पास दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा क्यों है पहली आयोनाइजेशन एनर्जी की निस्बत. रीजन बताएं. क्योंकि ये एक्सप्लेन यहां पे नहीं है, मैं इसकी रीजन बता देता हूं. ये एक्सरसाइज के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है. तो तरीकाकार ये होता है कि हमारे पास ये मैग्नीशियम का एटम है. अब आपको पता है जो न्यूक्लियस होता है ये सारे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होता है, अपनी तरफ खींच रहा होता है. जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के ऊपर चार्ज आएगा +1, तो न्यूक्लियस वो पहले खींच रहा था 2 इलेक्ट्रॉन को आखिरी शेल के. अब वही अट्रैक्शन सारी की सारी किस पे आ गई है, एक इलेक्ट्रॉन पे. मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद न्यूक्लियस की अट्रैक्शन, खींचने की जो कुव्वत है, वो बाकी इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. अब इस इलेक्ट्रॉन को भी निकाल सकते हैं यहां से, लेकिन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी. मैं सादा सा एग्जांपल देता हूं. एक बच्चा है, ठीक है, इसने एक हाथ इस साइड पे बच्चे को पकड़ा हुआ है, एक हाथ से इस साइड पे एक बच्चे को पकड़ा हुआ है. ठीक है, और अब मैं भी, क्योंकि इसकी जो अट्रैक्शन है दोनों साइडों पे, दरमियाना न्यूक्लियस सपोज कर लो, और ये 2 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, अब ये वाला बच्चा जोर जोर लगा के यहां छुड़वा के निकल गया. अब इसने दोनों हाथों से इसको पकड़ लिया, तो अब इसके छुड़वाना मुश्किल हो जाएगा. लेकिन छुड़वा सकता है अगर ये एनर्जी ज्यादा लगाए तो. सेम काम एटम है, एक इलेक्ट्रॉन निकला, बाकी इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह बाकी इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल रहता है. ठीक है, ये बात याद रखिएगी. एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन है, उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया. ठीक है, अब हमारे पास फैक्टर्स की बात कर लेते हैं. आयोनाइजेशन एनर्जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, किसकी, फैक्टर्स की. अगर फैक्टर की बात की जाए तो 2 फैक्टर जो प्रोमिनेंट फैक्टर है, सही है. एक है साइज ऑफ एटम, पहला फैक्टर साइज ऑफ एटम, और दूसरा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज. क्या न्यूक्लियर चार्ज. याद रखिएगा हमारे पास 2 एटम है,
एक एटम का साइज इतना है और एक एटम का साइज इतना है। अब इन दोनों में से आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। किस में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, बड़े वाले में से या छोटे वाले में से? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़े वाले में से आसान होता है। आप कहेंगे ये कैसे? अब आपको पता है ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बड़े वाले में क्या जी फासला ज्यादा है, छोटे वाले में फासला। अब देखो यहां फासला ज्यादा, ये न्यूक्लियस ये इलेक्ट्रॉन है, यहां फासला कम। ये अट्रैक्शन होती है, मखनातीस की तरह होती है। जिस तरह दो मक्खन एक दूसरे करीब जितना ज्यादा लेके आते हैं वो उतना ज्यादा खींचते हैं, दूर दूर आते खींचने बंद कर देते हैं। सही है, जितने ज्यादा दूर होंगे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, उनके दरमियान जो कशिश है, खींचना है, ये उतना कम होगा। ये बात याद रखिएगा। अब यहां पे फासला कम, तो यहां पे अट्रैक्शन क्या रहेगी, खींचने की कुवत रहेगी ज्यादा। यहां पे भी सेम का, और सॉरी यहां पे थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि फासला ज्यादा है, तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, यहां पे अट्रैक्शन कम है और यहां पे अट्रैक्शन क्या है, अट्रैक्शन है क्या, खींचना इलेक्ट्रॉन को पकड़ के। सही है, और हमने क्या करना, वहां से निकालना है। जब किसी ने एटम को या इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ताकत के साथ पकड़ा होगा, वहां पे हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो यहां से एनर्जी कम ही दोगे तो चल जाएगा, लेकिन यहां पे एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा। सही है, तो यही बात हम यहां पे लिखेंगे, स्मॉलर द साइज ऑफ एटम greater the attraction, greater the attraction and higher the ionization energy, and higher the ionization energy, और यहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब बिल्कुल उलट। बिल्कुल उलट क्या है, मैंने छोटे साइज की बात की, इसका बिल्कुल बड़ा साइज क्या होगा, बड़ा साइज जितना ज्यादा बड़ा साइज उतना अट्रैक्शन कम और उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम। ठीक है, और अब आ जाए न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस की ताकत। एक दफा न्यूक्लियस छोटा है, एक दफा न्यूक्लियस क्या है, बड़ा है। अब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन बड़ा है, इसने खींचना है, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन बड़ा है, इसने भी खींचना है, फासला सेम है। कौन सा ज्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, बड़े वाला, क्योंकि इसकी ताकत ज्यादा है। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज्यादा अट्रैक्शन, उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी। सही है, ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर द अट्रैक्शन, उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी, एंड हायर द आयोनाइजेशन एनर्जी, हायर द आयोनाइजेशन एनर्जी, और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी हायर होगी, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब बिल्कुल उलट इन सारी बातों का। अगर ये स्मॉलर न्यूक्लियर चार्ज होगा तो स्मॉलर अट्रैक्शन होगी और लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। ठीक है, तो ये आगे जी हमारे पास फैक्टर्स। फैक्टर्स के बाद है ट्रेंड्स। फैक्टर्स के बाद हमारे पास क्या स्टार्ट हो रहे हैं जी, ट्रेंड्स। ट्रेंड्स पहले देखेंगे अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड। कल वाली बातें याद रखिएगा यहां पे। फिर हम देखेंगे डाउन द ग्रुप। ग्रुप में ऊपर से नीचे क्या आता है। अगर मैं अलोंग द पीरियड बात करूं, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटम का साइज क्या होता है, खुद सोच के बताइएगा। कल हमने पढ़ा था एटम का साइज ऐसा ऐसा कम होता जाता है। अब छोटे साइज के एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, हमने बात की है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप पीरियड में, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। क्यों, क्योंकि साइज एटम का छोटा हो जाता है और चार्ज बड़ा हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यही बात लिखेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी of element increase along period, along period किसकी वजह से, ड्यू टू
decrease in size of atom, decrease in size of atom and increase effective nuclear charge, increase effective न्यूक्लियर चार्ज, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप भी हमने कल साइज का बड़े बारे में पढ़ा है। जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटम का साइज क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है। तो छोटे साइज की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, तो बड़े साइज की आयनाइजेशन एनर्जी कम। तो मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। और ये बात हमने यहां पे लिखनी है, द आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, ये कम हो जाती है डाउन द ग्रुप। ग्रुप में नीचे की तरफ हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम, इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम। ले लीजिए हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी टॉपिक है, और ये अगर टॉपिक को देखा जाए इसमें हर पार्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं? पहला शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड गिव एग्जांपल। आयोनाइजेशन डेफिनेशन एंड एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। What is the difference between first ionization energy and successive ionization energy? Second short question. Explain the factors which affect on ionization energy. ये दो फैक्टर एक्सप्लेन करने होंगे। Give trends of ionization energy in period and group. ग्रुप में पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड लिखो, वो ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। Why second ionization energy of magnesium is higher than the first ionization energy? देखो हर पार्ट यहाँ पे एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन है, सही है। इसको साथ लिख लीजिएगा कि ये हर पार्ट का एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर, ये सिंपल सा टॉपिक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक दो दफा पढ़ोगे जो आपको याद हो जाएगा। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।